हेलो फ्रेंड्स, ये यूट्यूब चैनल जो है डेली इन्फो फॉर यू का है। यहाँ पे हम अलग अलग क्लासेस के स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारे टॉपिक्स को हम इजी और सिंपल वे में समझाते हैं। तो आज जो हम टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 11th बायोलॉजी का टॉपिक है। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्या मतलब होता है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना ताकि उनकी स्टडी इजीली हो सके। शुरुआत में जब क्लासिफिकेशन की अटेम्प्ट किए गए थे तो शुरुआत की क्राइटेरिया ऐसे होते थे कि यूज के बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। लेकिन साइंटिफिक बेसिस पे जो अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स हुए थे उनमें एक कंट्रीब्यूशन है एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल ने प्लांट्स को डिवाइड किया था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में। ट्रीज जो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो, श्रब्स जो बुशेस की तरह होते हैं और हर्ब्स जो घास फूस होती है। इसी तरह से उन्होंने एनिमल्स को डिवाइड किया था इस बेसिस पर कि उनके पास रेड ब्लड है या रेड ब्लड नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, क्राइटेरिया बदलते गए और क्लासिफिकेशन भी बदलते गए। तो इस तरह से जब प्रॉपर क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी है टेक्सोनोमिक हियरार्की। तो उसकी जो सबसे पहली कैटेगरी है दैट इज किंगडम। तो सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जिसे दिया था लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने। इन्होंने 2 किंगडम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था। एक किंगडम था प्लांटी और दूसरा किंगडम था एनिमेलिया। जिसके पास सेल वॉल है वो प्लांटी किंगडम में आए थे और जिनके पास नहीं है वो एनिमलिया में चले गए थे। लेकिन इस क्लासिफिकेशन के अपने बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स किस तरह से थे? जैसे इस क्लासिफिकेशन में यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस नहीं किया गया क्योंकि सेल वॉल जिसमें है उन्हें प्लांटी में रख दिया। तो क्या हुआ था कि बैक्टीरिया, प्लांट सब लोग साथ में आ गए थे, जबकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं और प्लांट्स यूकैरियोट्स होते हैं। फंगस यूकैरियोट्स होता है, उनमें डिफरेंसेस ज्यादा है, सिमिलैरिटीज कम है। उसके बावजूद वो एक ग्रुप में आ गए थे दैट इज प्लांटी। और ग्रुप उन्हीं के लिए बनाया जाता है जिनमें सिमिलैरिटीज होती हैं। इसी तरह से दूसरा प्रॉब्लम जो इसमें आया था वो ये था कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच भी किसी तरह का डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे। इस तरह का एक और प्रॉब्लम था, वो था कि ये फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को भी अलग अलग नहीं कर पाए थे। जैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं लेकिन फंगस नहीं करता, और दोनों ही कहाँ प्लेस हो गए थे? प्लांटी में। तो इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। इसी तरह से कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी थे जिनके सिमिलैरिटीज प्लांट्स से भी थे कुछ, और कुछ एनिमल से थे। तो उन्हें लेके बड़ा कंफ्यूजन था कि उनको प्लांटी में रखें या एनिमेलिया में। इस वजह से ये सिस्टम जो है इनएडिक्वेट हुआ और फिर धीरे धीरे ये प्रॉब्लम हुई कि भाई ये सिस्टम जो है अभी सफिशिएंट नहीं है। फिर इस बात को, इसमें जो भी कमियां थी उन्हें सुधारने के लिए 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जिसे हीकल ने दिया था। इन्होंने एक प्रोटिस्टा अलग से किंगडम बना दिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए, और प्लांटी और एनिमेलिया सेम थे। इन्होंने कहा भाई जो भी प्रॉब्लम है यूनिसेलुलर उनको प्रोटिस्टा में रख दो। लेकिन इसमें भी बहुत सारी कमियां थी। फिर इस कमी को दूर करने के लिए एक और क्लासिफिकेशन प्रपोज हुआ, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको कोपलैंड ने दिया था। इन्होंने जो 4th किंगडम इंट्रोड्यूस किया था वो था मोनेरा, जिसे माइकोटा भी कहते हैं। बाकी प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया सेम थे। इन्होंने कहा मोनेरा में आप प्रोकैरियोट्स को रख दो, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स बचे, प्लांटी और एनिमेलिया। लेकिन ये दोनों सिस्टम में भी कई सारी कमियां थी। इसको बहुत ज्यादा यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसके बारे में डिटेल्स चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मैं इन दोनों क्लासिफिकेशन सिस्टम के ड्रॉबैक्स के साथ आपको एक नया वीडियो बना के दूंगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये बहुत एक्सेप्टेबल रहा। इसको RH विटेकर ने दिया था और इसका ईयर भी आपको याद रखना है 1969। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ईयर इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 किंगडम जो आए थे, पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, दूसरा फंजाई, तीसरा प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा मेनली किसके लिए रह गया? प्रोकैरियोट्स के लिए। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के लिए,
फंगस ऐसे यूकैरियोट्स के लिए जिनमें एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। प्लांटी ऐसे यूकैरियोट्स के लिए, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स के लिए जो कि फोटोसिंथेसिस या ऑटोट्रॉपिक होते हैं। और एनिमेलिया ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए जो कि अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और इंडिजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताते हैं। इनको अभी मैं आपको फिर से समझाती हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि विटेकर ने किन क्राइटेरिया का यूज किया और ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग की। तो ये जो क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन्ड हैं ये आपको सारे याद रखने। सबसे पहला क्राइटेरिया था सेल स्ट्रक्चर, मतलब उन्होंने ये कंसीडर किया था कि ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स। दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कंसीडर किया था ये यूनिसेलुलर हैं या मल्टीसेलुलर। न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं और उनके बीच फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स क्या हैं, इन चीजों को कंसीडर किया था। आपको सारे क्राइटेरिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद होना चाहिए। इस सिस्टम में इसके कुछ फायदे भी थे, कुछ इसके प्लस पॉइंट्स थे, जैसे कि इन्होंने प्रोकैरियोट्स को अलग कर दिया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स अलग हो गए जो कि पिछले हमने 2 किंगडम 3 किंगडम या 4 किंगडम में पढ़ा नहीं हो पाए थे, और फंगस को अलग किया। लेकिन इसकी अपनी भी कमियां थी, इस जैसे वायरस के जैसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनका समझ ही नहीं आ रहा था कि उनको कहाँ रखा जाए। अगर हम इमेज में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में कि सबसे पहले इन्होंने सेल का टाइप कंसीडर किया कि प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट, और ये किंगडम मोनेरा रखा। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, फिर देखा यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर, अगर यूनिसेलुलर है तो प्रोटिस्टा में रखा, और मल्टीसेलुलर है तो वो फंजाई, प्लांटी या एनिमेलिया में जाएंगे। डिपेंड करता है कि उनका न्यूट्रिशन कैसा है। इसके बाद जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं डिटेल में वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के सिस्टम के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं। उसके बाद आता है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसे 3 डोमेन सिस्टम भी बोलते हैं, या 3 डोमेन सिस्टम जिसे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। ये कार्ल बूज ने दिया था। इनका कहना था, कार्ल बूज का कहना था कि जो बैक्टीरिया हैं, आगे हम मोनेरा डील करेंगे तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन ये जो बैक्टीरिया हैं इनको अलग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं जो कि दूसरे बैक्टीरिया से बहुत अलग है। इसलिए इन्होंने मोनेरा को ही 2 अलग अलग किंगडम में डिवाइड कर दिया। एक किंगडम का नाम दिया इन्होंने आर्किया बैक्टीरिया और दूसरा नाम दिया इन्होंने यू बैक्टीरिया को। अब ये जो इन्होंने, लेकिन इसको 3 डोमेन सिस्टम कहते हैं क्योंकि इन्होंने किंगडम से ऊपर भी एक और कैटेगरी रख दी थी जिसको कहा गया था डोमेन। तो इन्होंने जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उसमें जितने भी यूकैरियोट्स वाले चारों किंगडम थे, मतलब कौन कौन से, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, उनको मिला के कहा था यूकैरिया। और इन्होंने आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को अलग अलग कर दिया था। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझ आएगा क्या होते हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। तो आर्की बैक्टीरिया को इन्होंने जो डोमेन दिया था वो था आर्किया। बचे हुए जो बैक्टीरिया थे उनको डोमेन दिया गया था बैक्टीरिया, और जितने भी यूकैरियोट्स थे उनको डोमेन दे दिया यूकैरिया। ये देख सकते हैं आप, डोमेन बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया। तो यूकैरिया के अंदर ये चारों किंगडम हमारे आ गए, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। आर्किया के अंदर सिर्फ आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया के अंदर यू बैक्टीरिया आए थे। तो ये सिस्टम आया है, लेकिन अभी भी जो हम डिटेल में पढ़ेंगे वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, कमेंट्स करें और इसे शेयर करें। हाँ, अगर आप मुझसे किसी और तरह का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताइए, मैं उसे जरूर अपलोड करेंगी। थैंक यू।